हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित। देखिए, हम लोगों ने कक्षा 8 में अभी तक 11 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने 1 इकाई से लेकर के 11 इकाई तक के सभी प्रश्नों के हल आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देखिए और उस प्लेलिस्ट से अपनी कक्षा से संबंधित वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 12 की। ये जो एक्सरसाइज 12 है ये है बैंकिंग। ये जो बैंकिंग है, बैंक से संबंधित कार्यों के बारे में और बैंक से संबंधित कुछ बातें और कुछ ज्ञान की चीज़ें जो हम लोगों को नहीं आती हैं उन बातों के बारे में हम लोग समझेंगे। बैंक में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है अधिकांश इसका भाग थ्योरी वाला है, मतलब इसमें लिखित चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। इनको आप किताब से पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें हम आपको भी समझाएंगे, इसमें बताएंगे। ठीक है, देखिए ये जो बैंकिंग का चैप्टर है तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है वो कह रहा है कि खाता कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों को मालूम है कि बैंक में हम लोग खाता खोलते हैं। आपको पता होगा कि आपके पिताजी, माताजी या आप लोग बैंक में जाते हैं तो उसमें बैंक में आपका एक खाता होता है। खाते का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ है, बैंक में आपका नाम लिखा हुआ है और आपका एक खाता बन जाता है। उसी खाते में आप पैसे को जमा करते हैं या उस खाते से पैसे को निकालते हैं। तो बैंक क्या करता है, आपको एक तरह की पासबुक दे देता है। उस पासबुक के आधार पर आप जो है पैसे को जमा करते हैं, उसी हिसाब से पैसे को निकालते हैं। तो ये जो खाता होता है ये कई प्रकार का होता है। ये जो खाता होता है ये कई प्रकार का होता है। आप देखिए, किसी पासबुक को लेकर के देखिए, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये किस प्रकार का खाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि खाता कितने प्रकार के होते हैं। जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है वो आपका यही है कि खाते से संबंधित ये खाते कितने तरह के होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, खाता के प्रकार हमने पहले ही लिख रखा है कॉपी पे। देखिए, बचत खाता होता है, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और अल्पवयस्क का खाता। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बचत खाता होता है ये क्या होता है। ये जो बचत खाता होता है, ध्यान दीजिए, ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होता है, आम आदमियों के लिए होता है। इसमें होता क्या है, इसमें बचत खाता खुलवा लेने पर हम लोगों को एक निश्चित दर से इसमें ब्याज भी मिलता है। बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं होता। ब्याज की दर 3%, 4%, 5% अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो उसको कहते हैं हम लोग बचत खाता। बचत खाता का मतलब क्या है, हम लोग जब अपने बचत की राशि को बैंक में जमा करते हैं तो हम उसको बचत खाता नाम देते हैं, या उस प्रकार के खाते को जिसमें हम लोग अपनी बचत की धनराशि को जमा करते रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बचत खाता। ये बचत खाता हो या कोई भी खाता हो, ये उसी समय निर्धारित हो जाता है जब आप बैंक में जाते हैं फॉर्म लेकर के कि हमें खाता खुलवाना है। तो बैंक वाला पूछता है कि आपको किस तरह का खाता खुलवाना है, तो हम कहेंगे कि हमको बचत खाता खुलवाना है। तो हम बचत खाता को खोल देते हैं, तो वो बैंक वाला बचत खाता खोल देगा। खाते कई तरह के होते हैं, दूसरे तरह के भी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से खाते को खुलवाते हैं। अभी और चीज़ें समझते हैं। तो ये तो बात हो गई बचत खाते की। सबसे ज़्यादा लोगों का खाता इसी तरह का होता है। हम लोग जो साधारणतः खाता खुलवाते हैं वो बचत खाता ही होता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं चालू खाते की। देखिए, ये भी बचत खाते के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि ये जो चालू खाता होता है इसके ऊपर बैंक ब्याज नहीं देता है। ये खास अंतर है कि इसमें बैंक ब्याज नहीं देता है और इसके ऊपर बैंक थोड़ा बहुत ब्याज देता है। ब्याज क्यों नहीं देता है इसके ऊपर, तो उस ब्याज के बदले में बैंक हमको सुविधा देता है। हमको कभी कभी अपने काम धंधे के लिए, बिजनेस के पर्पज से कई बार पैसे को निकालना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा पैसा हम नहीं रख सकते। जैसे दुकानदार व्यक्ति हैं, आज बिक्री हुई 50,000 की, कल 1 लाख की, परसों फिर 1 लाख की, फिर 2 लाख की। इतना पैसा हम बैंक में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम डेली का डेली पैसा जा करके हम उसमें बैंक में जमा करते रहते हैं, बार बार जमा करते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग चालू खाता। तो बैंक आसानी से उस पैसे को रोज रोज जमा कर लेता है और हमको जब हम चाहें तब हमको बार बार वो दे भी देता है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा बार जमा करने पर निकालने पर कुछ ना कुछ वो चार्ज भी लगा लेता है। उल्टे ब्याज देने की बजाय कुछ ना कुछ पैसा बैंक वाले ले भी लेते हैं कि इतना पैसा बार बार ट्रांजैक्शन करने पर इतना देना होगा। ठीक है, तो अंतर आपके समझ में आया होगा। ये जो बचत खाता होता है इसमें आप बार बार पैसे को नहीं निकाल सकते। एक निश्चित बार, जैसे महीने में 3 बार 4 बार या 2 बार, जैसा भी बैंक का नियम हो उस हिसाब से आप पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसमें आप कितनी भी बार पैसे को जमा कर सकते हैं और कितनी भी बार पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। उल्टे कभी कभी चार्ज भी लग जाता है कि कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये इन दोनों में अंतर भी हो गया। ठीक है, अब अगले खाते की बात करते हैं। सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने सुना होगा एफडी। जैसे कहते हैं कि किसी के पास 10,000 20,000 रुपया हुआ तो कहा इसकी एफडी करा दो। एफडी कराने का मतलब है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक निश्चित समय के लिए पैसे को जमा कर रहे हैं। जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लोग पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो सावधि जमा खाता होता है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है। समझिएगा, इसमें ब्याज की दर ज़्यादा होती है। जैसे बचत खाता में 3% 4% होती है, तो इसमें लगभग 10%, 11%, 12% लगभग ऐसे होती है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी इसमें ब्याज दर होती है। जैसे 1 साल के लिए हमने जमा कर दिया तो 1 साल से पहले आप पैसे को निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर जो वास्तव में ज़रूरत पड़ जाए, हमें निकालना ही पड़े, तो ब्याज फिर घटा करके बैंक वाले पैसा आपका वापस कर देंगे। उस दर से नहीं मिलेगा जो 1 साल के बाद आपको मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें निकालना, पैसे को बार बार निकाला नहीं जा सकता। आप जो है एक निश्चित समय के लिए पैसे को जमा कर देते हैं। और क्या फ़ायदा होता है इसमें सावधि जमा खाता में? इसमें ब्याज की दर ऊंची होती है तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं एक अगले प्रकार के खाते की, जिसको हम कहते हैं आवर्ती या संचयी जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, आरडी नाम सुना होगा। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी। आरडी का मतलब यह होता है कि लगभग हर महीने में या हर 6 महीने पर या तिमाही समय को लेकर के हम बार बार पैसे को जमा करते हैं। जैसे हमने कहा, हम हर महीने डाकखाना में या बैंक में 3,000 रुपया जमा करेंगे, तो हर महीने 3,000 रुपये 3,000 रुपये 3,000 रुपये बार बार जमा करते रहे, तो उस प्रकार के खाते को नाम देते हैं आवर्ती जमा खाता या संचयी जमा खाता या आरडी इसको कहते हैं, आरडी अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आरडी अकाउंट में फिक्स से थोड़ा सा कम ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा ब्याज मिलता है और बराबर से हम पैसे को जमा करते रहते हैं, ऐसी बाध्यता होती है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए काम की चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद एक और खाता होता है अल्पवयस्क का खाता, मतलब बच्चों का खाता, माइनर अकाउंट। जो छोटे बच्चे होते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, उसके नाम से खाते को खोल देते हैं। जैसे हमारी छोटी बिटिया है तो 10 साल की हुई, 11 साल की हुई, 12 साल की हुई, तो हम उसके नाम से एक अकाउंट को खोल देते हैं। लेकिन वास्तव में इस अकाउंट को जो चलाता है वो उसके माता पिता या अभिभावक वही इसके खाते को चलाते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो खाता पूरी तरह से उसके नाम हो जाता है। ठीक है, उससे पहले उसको अभिभावक ही उसको हैंडल करते हैं। तो एक तरह से नाम होता है बच्चे का, लेकिन संचालन इसका उसके माता पिता या अभिभावक ही करते हैं। तो इस प्रकार के खाते को हम माइनर अकाउंट या अल्पवयस्क का खाता कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जब भूल जाएं तो किताब से पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न आपका सिर्फ यही था कि खाते के प्रकार बताने थे, तो ये नाम याद रख लीजिएगा कि इतने खाते के प्रकार होते हैं। जो किताब में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो यह है कि चेक क्या होता है और चेक कितने प्रकार का होता है। चेक क्या चीज़ होती है? जैसे हमें किसी व्यक्ति को पैसा देना है और हम बैंक नहीं जाना चाहते पैसा निकालने के लिए, तो हमने एक चेक निकाला और उसको भर करके उस व्यक्ति को दे दिया, वो बैंक चला जाएगा और उस चेक से पैसे को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चेक एक तरह से एक पत्र होता है, एक प्रपत्र होता है जो हमको बैंक उपलब्ध कराता है पहले से ही, और उसके ऊपर हमारा खाता नंबर लिखा होता है, हमारी पहचान लिखी होती है वो, और तब हम उस चेक को उस व्यक्ति के नाम से दे देते हैं और वह व्यक्ति बैंक जा कर के पैसे को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये
इसलिए सुविधा होती है ताकि जो है हमको बैंक ना जाना पड़े और आसानी से पैसे का लेन देन हो सके। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा कि चेक क्या होता है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपया निकालने के काम में आता है। ठीक है, ये तो बहुत जनरल सी परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब चेक के प्रकार, चेक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए किताब में दिया हुआ है, चेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला चेक होता है वाहक चेक या बियरर चेक। हमें मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया देना है, तो हमने उसका नाम लिख दिया और आगे लिख दिया या वाहक। ठीक है, जैसे हमने किसी रमेश को पैसा देना है, मान लीजिए हमने लिख दिया रमेश सिंह या वाहक, उसके ऊपर नाम डाल दिया। ठीक है, और अपने साइन कर दिया, पैसा उसमें भर दिया कि 10,000 रुपया देना है, अपने साइन कर दिया और उसको दे दिया हमने। ठीक है, कि जाओ बैंक से ले लो जा करके। अब रमेश सिंह चले जाएंगे तो भी बैंक उसको पैसा दे देगा, या रमेश सिंह किसी और को दे देंगे वो चेक तो भी वो बैंक उसको पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये वाहक चेक का काम होता है। देखिए दूसरा चेक होता है आदेशित चेक। हम ये चाहते हैं कि रमेश सिंह को जो पैसा दिया जाए तो वो रमेश सिंह ही लेके आए और कोई व्यक्ति ना लेके आए, तो हम उसके ऊपर केवल उस पर नाम लिख देंगे रमेश सिंह और रमेश सिंह के साइन पीछे करा लेंगे। चेक के पीछे जो है रमेश सिंह के साइन करा लेंगे और अपने भी साइन कर देंगे, तो रमेश सिंह को ही पैसा मिलेगा, किसी अन्य व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं आदेशित चेक। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर तीसरे प्रकार का जो चेक होता है वो होता है रेखांकित चेक। हम ये चाहते हैं कि रमेश सिंह को जो पैसा मिले वो उनके खाते में जाए, उनको नगद ना मिले। तो ये इसलिए करते हैं ताकि एक रिकॉर्ड पक्का हो जाए कि हाँ हमने पैसा दिया था इनको, और इनके खाते में एंट्री भी हो जाती है, जमा भी हो जाता है। तो रमेश सिंह कभी मुकर नहीं सकते कि पैसा हमको आपने नहीं दिया, क्योंकि उनके खाते में वो जमा हो जाएगी, बैंक की लिखा पढ़ी हो जाएगी, चेक का नंबर भी उसमें पड़ा होता है, तो पक्की बात हो जाएगी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ये अपनाया जाता है। रेखांकित चेक का मतलब क्या हुआ कि इस चेक का भुगतान केवल खाते में ही होगा, नगद नहीं होगा। रमेश सिंह चाहे नगद पैसा ले लें, नगद नहीं मिलेगा। पहले मेरे द्वारा दिए हुए पैसे रमेश सिंह के खाते में जमा होंगे, फिर अपने खाते से वो चाहे जैसे निकालें, वो उनकी मर्जी। ठीक है, तो ये पैसा उनके खाते में ही जमा होगा, तो इसको हम कहते हैं रेखांकित चेक। अच्छा, रेखांकित चेक और ये साधारण चेक जैसे वाहक चेक हुए, आदेशित चेक हुए, इनमें देखने में अंतर होता है। बैंक कि आपने चेक को रेखांकित किया है कि आप ये वाला चेक चाहते हैं कि ये वाला चेक चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से जो चेक होता है, यहाँ पर जो है ऐसे 2 तिरछी लाइनें खींच देते हैं। जो चेक होता है उसके ऊपर 2 तिरछी लाइनें लिख देते हैं, खींच देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली, इस तरह के शब्द लिख देते हैं, या नॉट नेगोशिएबल, इस तरह के शब्द इसमें लिख दिए जाते हैं। किताब में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह का अगर जो आप 2 लाइनें खींच देते हैं, या लाइन खींच करके खाता धारक का नाम, जिसको हमें देना है उसका नाम भी लिख देते हैं, तो ये चेक जो है समझ लीजिए रेखांकित हो गया। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछते हैं कि चेक को रेखांकित कैसे किया जाता है। तो जो चेक होता है उसके ये जो सबसे इधर वाला कोना होता है, बायां कोना, उसके ऊपरी हिस्से में 2 तिरछी लाइनें खींच देते हैं और उसके बीच में अकाउंट पेई ओनली या नॉट नेगोशिएबल ऐसा लिख देते हैं, तो इससे चेक रेखांकित हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए भाई क्या अंतर है। वाहक चेक क्या होता है, ये कोई भी व्यक्ति निकाल लेगा, जो चेक पाएगा उसके वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, आदेशित चेक क्या होता है, वो वही व्यक्ति पाएगा, नगद पा सकता है। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति पैसा पाएगा जिसको हम कहेंगे। और रेखांकित चेक क्या होता है, वही व्यक्ति पाएगा पैसा, लेकिन अपने अकाउंट में ही उसको जमा करना होगा, वो पैसा इसको नगद नहीं मिल सकता। ये रेखांकित चेक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ने के लिए आप किताब में बहुत सारी डिटेल दी हुई है, आप उसको पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ने की आदत भी डालिए। आप किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, जो किताब में दिया हुआ तीसरा प्रश्न है वो क्या है, देखिए
एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। और देखिए पासबुक की प्रविष्टियां आप देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो पासबुक की प्रविष्टियां दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पासबुक को बहुत ध्यान से समझते हैं। ये प्रश्न जो है आपको बहुत आराम से हम धीरे धीरे समझा देंगे, लेकिन धीरे धीरे समझना होगा। जल्दबाजी में आप समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत आराम से इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है दिनांक दिया हुआ है, फिर विवरण दिया हुआ है, आहरित राशि, जमा की गई राशि और खाता शेष लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति 1 तारीख को, मतलब 1/11/2015 जो 1 नवंबर है, उसमें देखिए अग्रानीत लिखा हुआ है। अग्रानीत का मतलब पहले से ही इसके पास कितने रुपए थे, 90,000 रुपये थे। फिर देखिए वो 10 तारीख को व्यक्ति बैंक गया, 10 नवंबर को जमा पर्ची के द्वारा उसने 20,000 रुपये जमा किए। जब 20,000 रुपये जमा किए तो खाते में हो गया 1,10,000 रुपया। फिर समझिए वो 15 तारीख को गया, एटीएम के द्वारा उसने 7,000 रुपये निकाल लिए। अब बचे उसके पास 1,03,000 रुपये। समझिएगा, देखते रहिए बोर्ड पे। फिर देखिए 30 तारीख को वो व्यक्ति गया और नगद उसने जमा कर दिया 6,900 रुपया। तब उसके खाते में हो गया 1,09,900 रुपया। इतना रुपया उसके खाते में हो गया। ये बात तो हमारी समझ में आ गई पासबुक को देखने से। अब हमको प्रश्न में कह रहा है कि 1 महीने में बताइए उसको ब्याज कितना रुपया मिलेगा। तो हमको जैसे बैंक वाले हिसाब लगा करके ब्याज देते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए बचत खाता है, बचत खाता दिया हुआ है, बचत खाता है, इसके ऊपर जो है ब्याज कैसे लगेगा, बैंक वाले किस तरह से कैलकुलेशन करके ब्याज लगाते हैं, वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम एक एक दिन का हिसाब लगाते हैं। देखिए इसको कहते हैं दैनिक अवशेष। क्या कहेंगे, दैनिक अवशेष। तो देखिए दैनिक अवशेष कैसे निकाला जाता है। देखिए 1 तारीख को उसके पास 90,000 रुपये थे। फिर वो जब बैंक में गया था 10 तारीख को, तब 20,000 रुपये उसने और जमा किए थे। मतलब 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक उसके पास कितना रुपया था, उसको हम दैनिक अवशेष कहेंगे। ठीक है, तो वो 9 दिन का दैनिक अवशेष होगा, उसको हम पहले लिख लेंगे। समझिएगा, 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख को गया है, 20,000 जमा किया है, तो 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का हम पहले हिसाब हम लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे पहले, 9 दिन का दैनिक अवशेष। देखिए समझिएगा, 9 दिन का दैनिक अवशेष। 9 दिन का दैनिक अवशेष कितना हो जाएगा, देखिए समझिएगा। 9 गुणे कितना रुपया है, 90,000। 9 गुणे 90,000। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 9 81 और 1 2 3 4 इतने 0। ठीक है, ऐसे 8,10,000। ठीक है, ये इतना रुपया आ गया 9 दिन का दैनिक अवशेष। इसी तरह से जब वो व्यक्ति 10 तारीख को बैंक गया, फिर उसके बाद 15 तारीख को उसने पैसे निकाले थे, तो 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में कितने दिन बने, 10 11 12 13 14, 5 दिन बने। 5 दिन तक उसके पास कितना रुपया रहा, उसको हम 5 दिन का दैनिक अवशेष कहेंगे। हम क्या लिखेंगे, 5 दिन का दैनिक अवशेष। देखिए अब भाई हमें हिसाब लगाना पड़ेगा पूरे महीने का, एक एक दिन का। 5 दिन का दैनिक अवशेष, 5 दिन तक उसके पास 1,10,000 रुपया बने रहे, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 1,10,000। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, तो इसको गुणा कर दीजिए, 11 5 55, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 5,50,000। ऐसा हुआ, 5 दिन का दैनिक अवशेष लिख दिया। फिर उसके बाद वो 15 तारीख को गया और 7,000 रुपया उसने निकाल लिया, तो खाते में बचे 1,03,000। वो उसके खाते में बने रहे 29 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख को वो फिर जमा करे आया पैसा। तो अब हम हिसाब लगाएंगे 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कितने दिन बने। 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक दिन बनते हैं 15। तो देखिए 15 दिन का हिसाब लगा लीजिए, आप उंगली पे हिसाब लगा लीजिए। 15 दिन का दैनिक अवशेष, 15 दिन का दैनिक अवशेष कितना हुआ, 15 गुणे कितना रुपया था, देखिए 103,000,
1,03,000, ठीक है, 1,03,000। अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 1 2 3 और 3 जीरो लिख दिया, 15 3 45 और 15 एकम 15, ठीक है। ये 1000 का हो गया, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने 15 दिन का दैनिक अवशेष लिख लिया। उसके बाद 30 तारीख को वो गया था, 6900 रुपया जमा कर दिया था, 6,900 रुपया उसने जमा कर दिया। तो एक दिन का वो भी जोड़ा जाएगा। तो 30 तारीख को एक दिन का जोड़ा जाएगा। एक दिन का दैनिक अवशेष, एक दिन का दैनिक अवशेष कितना हुआ? देखिए 1 गुणे 1,09,900 रुपये, ठीक है, 1,09,900 रुपया, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करने पर यही रहेगा 1,09,900 रुपया। अब देखिए कुल दैनिक अवशेष कितना हो जाएगा, उसको हम जोड़ लेंगे। कुल दैनिक अवशेष, देखिए इसे को अच्छे से समझना होता है और कुछ खास प्रश्न में नहीं है। इनको जोड़ देंगे, सारा जोड़ दीजिए। 8,10,000 प्लस ये कितना है, ये जोड़ दिया, ये वाला 5,50,000, 5,50,000, ठीक है। और जोड़ दीजिए ये वाला 15,45,000, 15,45,000 और कितना 1,09,900, 1,09,900, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने पर कितना आता है, 0 0 9, ठीक है, 9 5 14 का 4 हंसी लगा 1, ठीक है, 1 1 2 5 2 7 7 4 11 का 1 हंसी लगा 1, 8 8 9 9 और 1 10 और 10 20 का 0 हंसी लगे 2 2 और 1 3, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक है। आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ऊपर हम लिख देंगे। इसको सबको बहरहाल कुल दैनिक अवशेष जोड़ दीजिए। अब कुल दैनिक अवशेष जोड़ने के बाद अब समझिएगा, इसको हम मानेंगे मूलधन। इसको क्या मानेंगे? मूलधन। तो मूलधन इसको लिख लेंगे, मूलधन बराबर ये जो कुल दैनिक अवशेष होता है ये वाला, तो 30 14 और उसके बाद 900 ये वाला ऐसे लिख दिया। और दर देखिए प्रश्न में दी हुई है, प्रश्न में दर दी हुई है 4%, तो ये दर हो गई 4%। और समय जो माना जाता है, चूंकि हमने दैनिक अवशेष लिया है इसलिए एक दिन मानेंगे, और वो भी 365 के हिसाब से। तो 365 जो है 1/365 ये समय माना जाएगा, ठीक है। समय 1/365 दिन, क्योंकि दर जो है वार्षिक होती है इसलिए समय वर्ष में कन्वर्ट करके लिखना होगा, तो 1/365 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको ब्याज आसानी से निकालने, अब हम ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, वही पुराना वाला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना रुपया है, 30 14 900, ये मूलधन हो गया। दर है 4%, समय कितना 1/365, 1/365 गुणे 100, ठीक है। ये और ये कट गया, 4 से इसको गुणा कर दीजिए। 4 9 36, 4 चक्कू 16 और 3 19, 4 एकम 4 और 1 5, 0 4 3 12 बटे 365। 365 से इसको भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे भाग किए दे रहे हैं, 365 से 12 0 596, इसको आप भाग कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से 3 बार लग जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। 0 10 से 9 गया, 1 बचा, 1 बचा, 9 उतार लीजिए, फिर 3 बार लग सकता है, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, 2 बचा 4, 10 में से 9 गया, बचा 1 और यहाँ पे 14 बचा, ये 46, ये 6 उतार लीजिए, तो 0 बार लगेगा, 0 बार लगेगा तो 146 हो गया, ठीक है। दशमलव लगा दीजिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 1 0 बढ़ा दीजिए तो कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 4 बार लग सकता है। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 4 3 12 और 2 14, तो पूरा कट गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आ गया 330.4।
4 भी लिख सकते हैं और ये 0 बढ़ा भी सकते हैं। ये 40 पैसे का संकेत देता है, 330 रुपया 40 पैसा या 330.4 रुपये, ऐसे आप लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है मिस्टर एक्स की बैंक पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर 3.5% वार्षिक है। ठीक है, देखिए बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए ये जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या है। देखिए ये सबसे पहले इसकी पासबुक को समझ लेते हैं कि प्रविष्टियां किस प्रकार की हैं। देखिए ये बैंक में 6 तारीख को अगर जो गया या 6 तारीख को ये कह रहा है 6 जून को अग्रानीत है इसके पास 1,50,000 रुपये, मतलब पहले से इसके पास 1,50,000 रुपये पड़े होंगे या पता नहीं कब से पड़े होंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। 6 तारीख को दिया गया तो हम मान के चलेंगे 6 तारीख से इसका खाता चालू हुआ, 1,50,000 रुपया मान लो है। ठीक है, फिर 12 तारीख को 12/6 को ये बैंक गया और उसने 3,000 रुपया निकाल लिया तो बचा 1,47,000 रुपये। हमें ये चीज़ समझनी होगी। फिर 18 तारीख को इसने जमा कर दिया 7,000 रुपया तो हो गया 1,54,000 रुपया। ठीक है, फिर ये 30 तारीख को गया और 12,000 रुपया और जमा कर दिए तो हो गए 1,66,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमको पासबुक देखने से हमको पता चलता है, देख लीजिए और अपनी किताब में भी देख लीजिए। अच्छा, अब हम इसके ऊपर दैनिक अवशेष निकालेंगे कि कितने दिन बने और उसका दैनिक अवशेष क्या है। देखिए 6 तारीख से प्रविष्टियां दी हुई हैं। अब हम 6 के पहले देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि 6 के पहले क्या था, हम शुरुआत करेंगे 6 तारीख से। 6 तारीख को इसके पास था 1,50,000 रुपया। फिर जब 12 तारीख को इसने 3,000 रुपये निकाले हैं, इसका मतलब 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक इसके पास 1,50,000 रुपये बने रहे हैं। तो इन 6 दिनों में उसके पास 1,50,000 रुपये बने हैं। तो दैनिक अवशेष हम 6 दिनों का क्या लिखेंगे, देखिए 6 दिन का दैनिक अवशेष, 6 दिन का दैनिक अवशेष शुरू के जो 6 दिन है वो कितना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं कि 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में, या सीधा सीधा आप 6 दिन का दैनिक अवशेष लिख दीजिए। तो 6 गुणे 1,50,000 जो कि किताब में दिया हुआ है 1,50,000, इनकी गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90 के आगे 4 0 ऐसे हो जाएगा तो ये 9 लाख आ जाता है। ये 6 दिन का दैनिक अवशेष हो गया। उसके बाद 12 तारीख को उसने 3,000 रुपये निकाल लिए तो बचा 1,47,000 रुपया। अब वो 18 तारीख को जमा करेगा। इसका मतलब 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कितने दिन बने, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 दिन बने। तो 6 दिन में उसके पास दैनिक अवशेष कितना था वो लिखते हैं हम। 6 दिन का दैनिक अवशेष, तो 6 दिन का दैनिक अवशेष, अगले 6 दिन का दैनिक अवशेष क्या होगा, तो 6 गुणे 1,47,000। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 6 0 0, 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 28, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, तो ये 8,82,000 ये हो गया 6 दिन का अवशेष। फिर उसके बाद देखिए अगले 18 तारीख को जब वो बैंक गया तो उसने 7,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, अब 18 तारीख से लेकर के अब 29 तारीख तक निकालेंगे क्योंकि अब वो 30 तारीख को बैंक गया है। तो 18 से लेकर के 29 तक कितने दिन बने तो 18 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 12 दिन बचे। आप उंगली पर भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए 18 से लेकर के 29 तक तो कितने दिन बने, 12 दिन। 12 दिन का दैनिक अवशेष। ठीक है, 12 दिन का दैनिक अवशेष तो ये कितना बना, 12 गुणे 1,54,000, 1,54,000। अच्छा देखिए हमने उंगलियों पर जोड़ा है। उंगली पर जोड़ना बहुत साधारण तरीका है। उंगली पर नहीं जोड़ना चाहे, स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा तरीका अपना चाहे तो आप देखिए 6 तारीख से 12 तारीख तक, 12 में से 6 घटाओ कितने बचे, 6 दिन हुए तो हमने 6 लिख दिया। लेकिन हमको 12 तारीख तक का नहीं 11 तारीख तक निकालना था, समझ गए। तो ऐसे ही 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में 6 में से 5 गए, 11 में से 6 गए, 5 बचे, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे घटा करके भी लिख सकते हैं।
घटा करके भी पता चल जाएगा, ठीक है, वरना अंदाज़ा लगाइए ज़्यादा सही है। तो 12 दिन का जो दैनिक अवशेष हुआ वो कितना हुआ, 12 से गुणा कर दीजिए, 0 0 0, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 और 4 64, 12 एकम 12 और 6 18, ठीक है, सही से गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 4 64, 12 एकम 12 6 18, ठीक है। तो ये गुणा आ गई। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लगा दीजिए 18,48,000। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 12 दिन ये हो गए। फिर 29 तारीख के बाद वो 30 तारीख को बैंक जब जाता है तो एक दिन का, तो 30 से लेकर के 30 तारीख को वो बैंक गया और उसने जमा किया 12,000 रुपये, तो 1,66,000 हो गए। तो 30 तारीख का एक दिन का भी जोड़ा जाएगा। तो एक दिन का दैनिक अवशेष, एक दिन का जो दैनिक अवशेष होगा वो इसका कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा 1 गुणे 1,66,000, ठीक है। तो 1,66,000 और 1 की गुणा, तो 1,66,000 ही बनी, तो इसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इसका कुल दैनिक अवशेष जोड़ दीजिए कि कितना होगा, ठीक है। तो कुल दैनिक अवशेष, कुल दैनिक अवशेष, देखिए इसको अच्छे से जोड़ लीजिए। तो देखिए पहले 9 लाख था, 9 के आगे 5 जीरो ऐसे बना दीजिए और उसके बाद 8,82,00, 8,82,000 ऐसे लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए ये 2 लिख लिए हमने। ये वाला 18,48,000 ये भी लिख लिया। फिर ये वाला 1,66,000, तो 1,66,000 अच्छे से लिख लीजिए। देखिए ज़्यादातर बच्चे इसको लिखने में ही गलती कर देते हैं, फिर जोड़ गलत हो जाता है, सारा सवाल गलत हो गया। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ऊपर नीचे, कोई शर्म की बात नहीं है, ऊपर नीचे भी आप लिख सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सीधा सीधा जोड़ें। 8 2 10, 6 16 का 6 80 लगा 1, 9 4 13 और 13 6 19 का 9 80 लगा 1, ठीक है। 9 और 1 10, 8 18, 18 8 26 और 1 27 का 7 80 लगे 2, 2 और 1 3, तो 37,96,000 ये कुल दैनिक अवशेष बना। तो इसी को हम मान लेंगे मूलधन। तो मूलधन बराबर हो गया, मूलधन देखिए कितना हो गया, 37,96,000, उसके आगे 3 जीरो, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया। दर देखिए, दर किताब में 3.5% दी हुई है, प्रश्न में देखिए 3.5% दर दी हुई है। और समय जो होता है वो क्या माना जाता है, क्योंकि ये दैनिक अवशेष है इसलिए समय वर्ष में होना चाहिए, और 1/365 वर्ष मतलब एक दिन, तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करें तो 1/365 वर्ष माना जाएगा। तो ये हो गया। अब हम ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज का फार्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना रुपया हुआ, 37,96 और उसके बाद 3 जीरो, गुणे दर कितनी 3.5% और समय कितना 1/365, ये लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। और गुणे 100 ये ऐसे लिख दिया, इसको इन दोनों को हल कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो किसी गिनती से काट भी सकते हैं, 5 से काट भी सकते हैं, फिर भाग कर सकते हैं। जैसे दशमलव हटाया हमने, ये 10 लगा दिया, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 7 से गुणा कर दीजिए, या 2 से आप इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से काट सकते हैं, तो काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 1 इधर, 2 9 18, फिर 2 अट्ठे 16 और ये 1 जीरो ये वाला, ठीक है। तो इनके गुणा कर दीजिए भाई, 7 से 7 7 अट्ठे 56, 7 9 63 और 5 68 और 7 अट्ठे 56 और 6 62, हाथ लगे 6, 7 एकम 7 6 13, 13 286, हाँ, और जीरो बचा बटे 365, ठीक है। 365 से आप इसको भाग कर दीजिए, 365 से भाग करिए, 13 28 60 इसको, ठीक है। इसको भाग करिए, 365 से इसको भाग करेंगे, कितने बार लग जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार लग सकता है। 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, तो 8 में से 5 के बचे 3 और 12 में से 9 के बचे 3 और ये 2 बच गया, ठीक है। और ये 6, अब देखिए 6 बार लगाते हैं,
6 पंचे 30, 6 चार 36 और 3 39, 6 3 18 और 3 21। ये घटा दीजिए, 6 बचा और 13 से 9 गया बचे 4 और कितना 2 में से 1 गया बचा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 0 उतार लीजिए, कितने बार लग सकता है? 4 बार लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 4 3 12 और 2 14, ये पूरा लग गया। तो ये 364 रुपये आ गए। तो 364 रुपये इसको इस महीने में ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली थी इसमें 4 ही प्रश्न दिए हुए थे और इन चारों प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और इसमें कोई प्रश्नावली भी नहीं है, एक ही अभ्यास है। तो एक तरह से ये पूरी इकाई के रूप में है, लेकिन हम आपको एक राय देंगे कि इस अभ्यास को जो किताब में थ्योरी दी हुई है, जो लिखा हुआ है किताब में, उसको आप 2-4 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में दिए हुए चारों प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।